आपने सवाल पूछा था कि और कौन से कपालभाति के प्रकार हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि जो मैंने बताया, अभी समझो जिनको फेफड़ों के रिलेटेड कोई तकलीफ है, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, सर में दर्द है, फाइब्रोसिस है, फेफड़ा कम चल रहा है, और तनिक टीबी के कुछ पैमानों में, हर पैमानों में नहीं, बस वे लोग अगर ये क्रिया करेंगे, लोमात्मक कपालभाति, अभी मैं लोमात्मक कपालभाति बता रहा हूँ, ये बिल्कुल देखने में आपको अनुलोम जैसा प्रतीत होगा, अनुलोम विलोम करते हैं ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन अनुलोम विलोम में अभी तो आप जान गए होंगे कि ये राइट नोस्टर बन करके हम लेफ्ट से गहरी सांस लेते हैं, फिर राइट से प्रश्वास करते हैं। लेकिन कपालभाति में फर्क क्या है? कपालभाति सिर्फ फेंकने की क्रिया है, बाहर प्रश्वास प्रधान प्राणायाम है, हम केवल बस फेंकते ही हैं। तो लोमात्मक कपालभाति में भी दोनों नाक से केवल फेंकना ही फेंकना है। जैसे आप सूक्ष्म तरीके से इसका मार्किंग करना, और जिनको ये प्रॉब्लम है ना, निश्चित रूप से करना। अगर ये प्रॉब्लम है इसलिए करना है ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम न हो उसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना, और करने से कोई नुकसान भी नहीं है। कोई ब्रह्मा कुमारीज वाले बिल नहीं भेजेंगे कि आपने हमारा टीवी देखा और किया, फायदे में लाओ पैसा, आपको फायदा आ गया इसके लिए आप पैसे दीजिए। अच्छा, इस प्रकार से नाक पकड़ के, पकड़ ऐसी हो, नासिका को, राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से आप फेंकना शुरू करें। जैसे अभी देखो, इसमें पेट के तो फायदे होंगे ही होंगे, लेकिन द्विध्रुवीय जो हमारी शरीर की रचना है, बिल्कुल, तो दोनों हिस्सों में ऊर्जा का जो बिखराव है वो समान रूप से होगा। बिल्कुल, जैसे दो ब्रेन है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो जीवाएं हैं, दो नाक है, फिर दो भुजाएं हैं, दो पैर है, दो किडनी है, सब भगवान ने दो दो दिया है। कुछ जैसे हार्ट है वो एक ही दिया है, गले की स्वर ग्रंथि एक दी है, जीवा अंदर दो है, एक छोटी सी है आकर के पीछे दिखाई पड़ती है, एक बड़ी जीवा है। तो उन सब में जो ऊर्जा का बिखराव है, उसका वितरण कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वो समान रूप से होगा। ये दोनों ओर से हम कपालभाति करेंगे तो इसको लोमात्मक कपालभाति कहते हैं। और क्योंकि ये अनुलोम विलोम से रिलेटेड है, तो ये लोमात्मक, वो लोम शब्द भी, हाँ, ये पकड़ भी उसकी ऐसी है ना, इसलिए उसको लोमात्मक कपालभाति कहते हैं। अच्छा, उसमें जो दूसरा तरीका है, एक तो आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हो, इसमें पलाठी लगा के सुखासन में, या आपको जो भी आसन अनुकूल लगे, ये केवल सोते सोते कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो खतरनाक नुकसान हो सकते हैं। इसलिए लोमात्मक कपालभाति सोते सोते या ऐसे पीछे को पीठ लगा के आराम से बैठ के भी नहीं कर सकते, इसको अटेंशन में रह के ही करना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी को 90 एंगल रखे ही करना पड़ेगा, अन्यथा ना करे तो बेहतर है जी। अच्छा, ये एक लोमात्मक कपालभाति दोनों ओर से कर सकते हैं जी। एक और कपालभाति है जो शुरू में आपने सवाल पूछा था, पथरी के लिए, कि भी पथरी ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, और आजकल तो ये आरओ, मिनरल वाटर, सब लोग इसके लिए ज़्यादा ही केयरफुल हो रहे हैं, क्योंकि इसका प्रॉब्लम बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नहीं, किसी सिस्टम का पानी पीना, उसको मैं केयरफुल शब्द के साथ बिल्कुल जोड़ना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपकी बात को भी इसमें काटना चाहूँगा जी। क्योंकि हम शुद्धता के नशे में, देखो, मैं इसलिए थोड़ा मना कर रहा हूँ कि आप कॉरपोरेशन द्वारा जो पानी दिया जाता है, आपकी गांव के पंचायत के द्वारा जो पानी दिया जाता है, उसको आप बेशक उबाल के पीजिए, लेकिन जो, मैं किसी कंपनी का या किसी मशीन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पानी हम पीते हैं वो पानी शुद्ध के अति शुद्ध होता है। जैसे डाया और डेढ़ डाये, दो फर्क है ना जी। तो
शुद्ध और अति शुद्ध में इतना फर्क है। अब शुद्ध पानी पियोगे तो चलेगा, लेकिन अति शुद्ध में क्या होता है, एक भी वायरस और बैक्टीरिया नहीं होता है। वो देखने में सुनने में कितना अच्छा लगता है, हाँ बहुत शुद्ध पानी पिया, लेकिन कुछ वायरस और बैक्टीरिया बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। बिल्कुल। वो मित्रकारक बैक्टीरिया है जिसको फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। भोजन के बाद जब विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है ना, तब वो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होते हैं उनका काम शुरू होता है। बिल्कुल। वो फास्फोरस अलग करते हैं, सोडियम अलग करते हैं, अलग अलग हिस्सों में सबको उनका धंधा है। अब वो बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो पेट के बड़े से बड़े डिसऑर्डर आपको झेलने ही पड़ेंगे। इसलिए कॉर्पोरेशन का पानी उबाल के जरूर पीना। कई बार विटामिन B12 की कमी के पीछे भी लोग बातें शुरू हो गई है कि यही कारण जिम्मेवार है। यही कारण है ऐसा नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, हम तो पथरी की बात कर रहे थे। अच्छा, पथरी के लिए दर्शकों आपको अपनी जगह खड़ा होना पड़ेगा। देखो, मैं अपनी जगह खड़ा होके, क्योंकि ये प्राणायाम ऐसा है षटकर्मों का प्रकार कि किडनी पर लोड बढ़ेगा, स्ट्रोक्स लगेंगे। जिनका पेट बहुत सख्त है, ढोर ब्रांड पेट है, जैसे ऐसे दबाओगे आप तो पेट में उंगली चली जाएंगी, वो सॉफ्ट पेट है। लेकिन कई लोगों का पेट इतना सख्त होगा दबाओगे तो उंगली टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन पेट टस का मस नहीं होगा। इसलिए आपको क्या है कि इसको करना है। आप कैसे करेंगे, तनिक आप खड़े हो जाइए अपने जगह पर, और आप यहाँ ध्यान देंगे ये जो घुटना है आपका वो बिल्कुल ऐसा ना हो, स्ट्रेट हो, जमीन से 90 एंगल हो, और बस सामने शीशा हो, सामने की ओर समझो शीशा हो, तो शीशे में अपनी नाभि को देखे और नाभि को देखते हुए कपालभाति के स्ट्रोक शुरू कर सकते हैं ऐसे। आपका पेट पूरा ऊपर की ओर जाएगा और किडनी की ओर ऐसे स्ट्रोक्स लगना शुरू हो जाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हथौड़ा लेके हम पथरी को ठोके, लेकिन इतने संवेदनशील स्पंदन उठेंगे जो कि किडनी के भीतर जो छोटी बड़ी जो भी कंकड़ है, पत्थर है, पथरिया है, स्टोन है, सब धीरे धीरे पिघलना। और उसके लिए एक छोटा सा दवाई का प्रयोग जो घरघराऊ है, जौ, साटोड़ी और गोखरू। जौ पूरे लेना है, सबूत जौ लेने हैं, साटोड़ी का पाउडर ले लेना है बाजार से, और गोखरू का पाउडर ले लेना है। 1 चम्मच तीनों चीज़ें, 1 चम्मच जौ, 1 चम्मच गोखरू, 1 चम्मच साटोड़ी, 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना और सुबह उसको छान करके पी लेना। हाँ, तनिक आपके डॉक्टर को पूछने की फॉर्मेलिटी जरूर करना ये दवाई का प्रयोग शुरू करने से पहले। तो ये दिन में 2 बार आप पी सकते हैं। बहुत कम समय में आपकी पथरी का निष्कासन हो जाएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप खड़े हो जाना और शीशे में सामने तो नाभि को देखना, लेकिन इस तरह से भी नाभि को देख सकते हैं आप। ये ऐसे आप कुल मिला के 50-50 के 4, 5, 6 इस प्रकार से स्ट्रोक्स लगा सकते हो। पेट तो सॉफ्ट हो ही जाएगा, आपका पेट बहुत बढ़िया हो जाएगा। पेट जिनका बड़ा है वो भी, और जिनको डकारे आना शुरू है उनको भी लाभ पहुंचेगा। अभी आप आपकी जगह पर बैठ सकते हैं। हरीश जी, जो आपने अभी बताया हमें जी, ये जो पथरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये किडनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि अंदर पथरियाँ कितनी छोटी और कितनी बड़ी होती हैं, और बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शंस होते हैं कि मतलब हाँ, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, कई बार कईयों को क्या होता है कि वो पथरी बार बार हुआ करती है। अब जो पथरी कैल्शियम ऑक्सोलेट से बनी है जी, उसका ही नेचर ऐसा है कि वो बार बार बनती है। अभी इतनी जानकारी होने के बावजूद भी वो कैल्शियम और ऑक्सोलेट दोनों का सेवन चालू रखते हैं। जैसे टमाटर है, उसमें ऑक्सोलिक एसिड ज़्यादा है, फिर पालक है, उसमें ऑक्सोलिक एसिड ज़्यादा है, तांदलजा है, उसमें ऑक्सोलिक एसिड ज़्यादा है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कि जो ऑक्सोलिक एसिड प्रधान है, हम उसको कच्चा ले सकते, ये कान खोल के सुन लो, कच्चा ले सकते उसको। लेकिन जैसा ही उसको प्रोसेस में ढाला आपने, उसकी सब्जी बनाई या उसको भाप दे के उसका रस बनाया, तो उसका जो अंदर का कैल्शियम ऑक्सोलिक एसिड है ना, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो पथरी का रूप धारण करेगा। लेकिन कब? जब कैल्शियम से वो जुड़ेगा। तो कैल्शियम
दूध के अंदर जो होता है अजैव कैल्शियम होता है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम। कैल्शियम कच्चा दूध लोगे सीधा ही पशु के शरीर से जो आता है वो दूध लोगे तो चलेगा, लेकिन उस दूध को अगर आपने पास्चुराइज कर दिया या गर्म कर दिया और बाद में लिया तो उसके अंदर का जो कैल्शियम होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक ये ऑक्सैलिक एसिड और इनऑर्गेनिक कैल्शियम दोनों मिलके कैल्शियम ऑक्सोलेट की ये पथरी होती है। तो दोनों में से अगर दोनों बंद कर दो तो बहुत अच्छा है, फिर तो लेने वालों को सोचना है। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने आज सुनाई कि ये जो कपालभाति है, कपालभाति के इतने सारे प्रकार भी हैं और इन प्रकारों को सुनने से आपको जो स्पेसिफिक बीमारी है उसके लिए रामबाण इलाज है कि उस बीमारी के लिए इस प्रकार किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा आज आपने समझाया। और इतने सारी चीज़ें सीखने के बाद मुझे आशा ऐसी है कि जिन लोगों को वास्तविकता में ये प्रॉब्लम्स है वो थोड़े प्रिकॉशंस भी लेवे, और जिन लोगों को नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग करने से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर तो है ही, तो इससे फ़ायदा तो वो ले ही सकते हैं। और आज कपालभाति के बारे में इतना जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ किसी चीज़ को बाहरी जो उसके बेनिफिट्स हैं सिर्फ उतने ही देखकर नहीं, उसको डिटेल में समझने से फ़ायदे होते हैं कि जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनको वास्तविकता में इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, उनको भी इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और हमारे दर्शक जो बैठे हैं वो भी घर बैठ के इतना सब कुछ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करके देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थेरोटिकल नॉलेज नहीं है कि हम बैठ के यहाँ आपको कराने की भी कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जब खुद करके देखेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और कहा भी जाता है कि अनुभव जो होता है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, और अनुभव से जब कोई व्यक्ति सीख लेता है तो हमेशा वो सीख उसके साथ बनी रहती है। और आज के कार्यक्रम में आपने कपालभाति के इतने सारे प्रकार सीखे, जो लंग्स के प्रॉब्लम्स हों, किडनी के प्रॉब्लम्स हों, पेट के प्रॉब्लम्स हों, उन सब के लिए अलग अलग कपालभातियाँ क्या है वो भी आज आपको जानकारी मिली। और ऐसे ही जानकारियों को हम आगे भी देते रहेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और ये सुनने में अच्छा है, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए है। जब आप करेंगे, हमारे साथ साथ करेंगे और अपने लिए भी समय निकाल के करेंगे तो अवश्य ही इसके फ़ायदे आप लेंगे ही। और हरीश भाई जी ने आपको इतने डिटेल में इन सारी चीज़ों की जानकारी दी, इसके लिए मैं उनका आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का भी आभार है क्योंकि आपने हमारे साथ मिलकर इतना सब कुछ सीखा भी और ख़ुद एक्सपेरिमेंट करके देख भी रहे हैं अपने घर बैठे। तो आने वाली कड़ी में हम और कुछ ऐसे ही जानकारियाँ लेके आएंगे सीक्रेट में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।